लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस, जिसमें देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है कि यहाँ पर दिया गया है कि 3 की पावर है 560 और उसको हम 8 से अगर डिवाइड करें तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो देखो हम ना इस 3 को ऐसा नंबर बना लेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो क्या मैं 3 को स्क्वायर करके ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 280। मतलब इसे ये कहा जा सकता है कि ये 9 की पावर 280 हो जाएगा। अब ये जो 9 है इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। इसका मतलब 1 की पावर 280 लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑप्शन ए होगा और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 1000 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे कि योगफल 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब आपको ये पता है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो 45 से कट होगा या नहीं होगा, तो हम उसे 9 से और 5 से दोनों से चेक करेंगे। अगर वो नंबर 9 से भी और 5 से भी दोनों से कट हो जाता है तो वो 45 से भी कट होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। पहला मेथड क्या है, देखो इसमें अगर मैं 10 प्लस करूँ तो ये 1010 बनेगा। अगर 1000 में 20 प्लस करें तो 1020 बनेगा, 1035 बनेगा यहाँ से 1080 बनेगा, ठीक है। अब हमें ये नंबर्स चेक करने हैं कि 9 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप ये देखो कि यहाँ पर संख्या के अंकों का योग 2 आएगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से कितना आएगा 3, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से आएगा 9, देखो 5 और 3 8 और 1 9, लेकिन यहाँ से भी 9 ही आ रहा है। बट हमसे ये कहा गया है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें 35 ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो कि नंबर होगा हमारा 1035। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 43 को, 43 में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में इतने पेड़ लगाना चाहता है और वो ये इस तरह से व्यवस्थित करना चाहता है कि बगीचे में जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे मान के चलो अगर मैंने 3 पेड़ ऐसे लगाए तो 3 ही पेड़ ऐसे लगने चाहिए, ठीक है। तो तभी तो ये बनेगा, जितनी देखो 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम है, इस तरह से बनना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है और वही हमें चेक करना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब इस नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट आप जल्दी से कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर दिया है। आप ये देखो कि अगर ये 6 दिया हुआ है तो 6 किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 4 के में आएगा या 6 के में आएगा। और फिर ये देखो कि ये नंबर किसके स्क्वायर के आसपास है। तो आप ये कहोगे अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 के स्क्वायर को 10,000 हो जाएगा। 10,000 के बाद में देखो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं ये 12, मतलब अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 144 मिलेगा। ऐसे ही 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर करूँगा तो 169 मिलेगा, जो कि 15,000 से ऊपर चला गया। इसका मतलब सी तो नहीं होगा। ऐसे ही डी भी नहीं होगा क्योंकि 14 का स्क्वायर 196, 19,600 के आसपास होगा ये, इसको भी हमने छोड़ दिया। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 126 वाला और एक 124 वाला। तो आप ये देखो कि अगर मैं 125 का स्क्वायर निकालूँ तो वो कितना होगा, वो होता है 15,625, है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इससे छोटी संख्या है। अगर छोटी संख्या है तो 124 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब उसे पंक्ति में 124 पंक्ति रखनी पड़ेंगी और 124 कॉलम रखने पड़ेंगे। तो हमारे जो बगीचा बनेगा वो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, तो यहाँ पर देखो एक सीरीज़ ये आपको दी है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2025 और फिर कहा है कि इस वाली सीरीज़ का आप आंसर बताइए। तो देखो यहाँ पर 0.11 का होल क्यूब दे रखा है, तो क्या मैं इसे कॉमन ले लूँ? अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ 0.11 का होल क्यूब अगर मैंने कॉमन लिया तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 कितने टर्म से 9, यानी कि 9 के क्यूब तक चले जाएंगे हम। तो हमें यहाँ से क्या हेल्प मिली, देखो ये तो हो जाएगा 11/100 का क्यूब और इनटू ये वाला जो नंबर है, आप ये देखो कि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ये कितनी है, 2025। और बस अब आपको ये सॉल्व करना होगा। 11 का क्यूब होता है 1331 और अपॉन में इसका जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 6 जीरो लगेंगे और इनटू हो जाएगा ये 2025, है ना। और ये जो है अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल के नंबर्स कितने दिए हुए हैं ये, है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। आप बी मार्क कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके आप देखोगे तो आप यहीं तक पहुँचोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ दे रखी है इसमें अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा?
तो अगर आपको अल्फ़ाबेट के लेटर प्लेस याद हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। देखो यहाँ पर ये 1 पर होगा, ये 7 पर होता है, फिर ये 12 पर होता है, ये 16 पर और ये 19 पर। तो आप ये देखो कि यहाँ पैटर्न लग क्या रहा है। पहली बार में +6 हुआ है, तभी 7 मिला और फिर उसके बाद में +5 हुआ है, फिर उसके बाद में +4 हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ होगा, फिर 2 प्लस होगा। तो आप ये देखो कि 19 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 21 और 21 पर क्या होता है यू। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, तो 46 में आपसे ये कहा गया है कि ये जो नंबर है ये 3 से और 11 से दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और डिवाइड हो रहा है तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो 2 स्टार बने हुए हैं यहाँ कौन से 2 अंक आएँगे? देखो इसमें ना कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर बेस्ड। तो अगर आपको विभाज्यता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते हैं और नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहाँ पर मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छे से समझाया है। चाहें तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? देखो अगर मान लो मैं पहले ऑप्शन को यहाँ रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 47674। यहाँ पर हम क्या ट्राई कर रहे हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऐसे ही दूसरे वाले को देखो तो यहाँ पर अगर मैं इसे रखूँ तो ये 75 आएगा, फिर लास्ट में 0 रहेगा, है ना? यहाँ पर भी 0 रहेगा और इसे अगर हम रखते हैं तो ये आएगा 476, 2 प्लेस हमारे 85 हो गए और ये 0। अब आप ये देखो कि इन तीनों में से कौन-सा नंबर ऐसा है जो 3 से और 11 से दोनों से कटता है? तो 3 से कटने के लिए मुझे पता है सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल या 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप ये देखो यहाँ पर कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 हो गए आपके 17, 17 और 4 हो गए आपके 24 और 4 28। मतलब यहाँ से जो डिजिट सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 28। अब 28 तो 3 से नहीं कटेगा ना, अगर नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ करना है यहाँ पर। ऐसे ही देखो ये, इसमें और इसमें कितना अंतर है? भई यहाँ 5 ही तो बढ़ा है, यहाँ 4 था, तो यानी कि इसका जो सम आएगा वो 29 आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन भी नहीं है और ये नहीं है तो फिर इसको देखो, यहाँ पर कितना बढ़ा है देखो, यहाँ से 1 बढ़ा होगा और यहाँ से 1 बढ़ा होगा, यानी कि 2 प्लस हुए हैं तो 28 में 2 प्लस होंगे तो कितना होगा 30। अब 30 जो है ना वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये जो नंबर हमें मिलेगा ये 3 से तो कट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 11 से भी कट होगा क्या? तो 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट डिजिट्स आप जोड़ लो, जैसे 4 और 6, 10 और 5 15, यहाँ से 15 आया और फिर बचे हुए 7 और 8 15 और 0 प्लस, तो जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो आप सी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको 117 दिया है, तो उनकी लासा और मासा का योगफल कितना होगा? अब देखो यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं? इंग्लिश में इनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आए, वो कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट उनका एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। देखो यहाँ पर जो नंबर हमें दिया हुआ है वो है आपका 117। अगर मैं 117 को फैक्टराइज़ करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 13, 9 या 117 होता है, ठीक है? तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये 2 नंबर्स हैं। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालूँ, तो आपको पता है इसमें कुछ भी कॉमन तो नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ 1 आएगा, तो ये दोनों ही नंबर्स को-प्राइम नंबर्स हैं। मतलब इनका एचसीएफ जो है वो 1 रहेगा और अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ, तो को-प्राइम नंबर्स का एलसीएम जब हम निकालते हैं, उन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। और वहाँ से हमें क्या मिलेगा? 117 और इन दोनों का हमसे सम पूछा है, तो 117 में अगर मैं 1 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 118। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखो, तो उसमें ये कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की पहली आधी श्रृंखला को उलट दिया जाए, तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप पहले ये निकालो। लेफ्ट साइड से मुझे 7 दिया है और क्योंकि लेफ्ट के बाद में राइट बोला है इसलिए +12 हो जाएगा। मतलब आपसे जो पूछा है वो लेफ्ट साइड से 19वें लेटर के बारे में पूछा है। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि पहली आधी श्रृंखला का मतलब ये है ए से लेकर एम तक, ठीक है? और उसके आगे क्या है? एन से लेकर जेड तक। तो आप ये देखो कि ये जो पहला वाला अर्धांश है, इसको अर्धांश बोलते हैं, इसको उल्टा कर दिया। मतलब इसको कैसे लिखा होगा? एम से लेकर ए तक और फिर एन से लेकर जेड तक, ठीक है? तो आप एक बात सोचो कि यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर्स हैं, तो अगर 13 में से कोई सा आता तभी तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता। इसके बाद के लेटर्स पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, वो तो पहले के ही स्थान पर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब 19 पर क्या होता है? एस होता है, तो एस ही हमारा आंसर होगा। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 50 को देखो तो उसमें ये कहा गया है कि प्रतिशत आंकड़ों को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। तो हम इसको कहेंगे कि वृत्त चित्र जो है, जिसको आप पाई चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे है जो परसेंटेज आंकड़ों को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद में देखो 51 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता वक्रों की आवश्यकता होती है। तो जब भी संचयी बारंबारता हमें बनानी हो, जिसको हम CF कहते हैं, तो हम माध्यिका का यूज़ करते हैं, यानी कि मीडियन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो 52 को, तो उसमें ये कहा है कि विभिन्न गैर अतिव्यापी वर्गों के साथ आंकड़ों का सारणिक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं बारंबारता बंटन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखो तो इसमें ये कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ही होते हैं। और आगे कहा है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचरण। तो विचरण जो है ना वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में नहीं आता, ये डिस्पर्सन होता है। तो इसका मतलब इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो केवल पहला जो है वो पर्याप्त है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है उसे हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, तो उसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तय कीजिए कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। मतलब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि साधारण दीवार घड़ियों का मूल्य सीमा क्या होगा। अब देखो कथन फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है। कंपनी एक्स की साधारण कलाई घड़ियों का मूल्य जो है वो कितना है, 400 से 600 के बीच में है ना। अब ये कौन सी हैं, साधारण कलाई घड़ियां हैं। हमसे कौन सी पूछी हैं, दीवार घड़ियों के बारे में। तो पहले वाले से तो हम अकेले में आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड को देखो। सेकंड में कहा गया है कि कंपनी एक्स की साधारण दीवार घड़ियां का मूल्य जो है उनकी साधारण कलाई घड़ियों का 50% है। अगर इनका 50% है जो पहले वाले में दिया है, तो अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को यूज़ करूं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 400 का 50% हम लें तो 200 हो जाएगा, और 600 का 50% लें तो 300 हो जाएगा। मतलब जो हमारी दीवार घड़ियाँ हैं उनकी जो रेंज होगी वो 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में होगी। तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले और दूसरे वाले दोनों को यूज़ करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे कि दोनों कथनों में दिए गए आंकड़ों की आवश्यकता है अगर हमें उत्तर देना है तो ए विकल्प जो है वो सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, तो उसमें देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जिसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल की हेल्प से। क्या कहा गया देखो, 3 1 जा 3 और 2 5। मतलब पहला जो नंबर है वो है 5/3 इंटू, दूसरे नंबर में यहाँ पर देखो ये डिवाइड का साइन था तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 7/2। फिर उसके बाद इंटू x/7 आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू, ऐसे ही इसे भी सॉल्व करो। 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि 5/4 इंटू 2/3, और यहाँ डिवाइड का साइन है तो इनटू लगाकर इसको हमने 6/1 कर लिया। इस पूरे टर्म को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखना है। तो देखो क्या आएगा, मैं आमने सामने कट कर सकता हूँ। तो 5 से ये 5 कट हो जाएगा, इस वाले 7 से ये 7 कट हो गया, इस वाले 3 से ये 3 कट हो गया, ठीक है। इस वाले 2 से ये 2 कट हो जाएगा, और इस वाले 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ x इक्वल्स टू 6। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो आप यहाँ रखो, देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और प्लस 2x यानी कि 6 दूनी 12, और प्लस 1, तीनों को आप प्लस कर दो तो 6 2 8 और 1 9, और 9 मुझे 49 सी में ही दिख रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, तो उसमें ये कहा गया है कि एक रेखा आरेख में कंपनी ए की बिक्री 5 वर्षों में 100 से 200 यूनिट तक रेखीय रूप से बढ़ती है। तो आपको बताना है कि औसत वार्षिक वृद्धि क्या होगी। तो आप ये देखो कि कितनी बढ़ रही है। तो आप कहोगे 100 से 200 बढ़ रही है, मतलब कितना प्लस हो रहा है, 100। तो हमने कहा भाई 100 प्लस हो रहा है, और कितने साल में प्लस हो रहा है, 5 साल में। तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया औसत निकालने के लिए, तो कितना आ गया, 20। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो सारणी आपको दी है इसमें 2020 से 2024 तक के लिए 6 राष्ट्रों के कुल निर्यात को करोड़ में दर्शाया गया है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, एक तरीके से टेबल दे रखी है। पूछा गया है कि सभी राष्ट्रों का कुल आयात जो है 2024 में 385 करोड़ था, ठीक है। तो पूछा है उसी वर्ष में सभी राष्ट्रों का कुल लाभ कितना होगा। और देखो यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है कि लाभ क्या है, निर्यात और आयात का डिफरेंस जो है वही आपका लाभ है। तो आप ये देखो कि आयात आपको कितना दे रखा है, 385 करोड़। अगर 385 करोड़ को मैं माइनस कर दूं टोटल निर्यात से, तो आंसर आ जाएगा। अब निर्यात कितना है यहाँ पर दिया, देखो 90 प्लस 100 प्लस 65 प्लस 25 और प्लस 110 और प्लस 120। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये 510 हो जाएगा।
और दोनों को आप माइनस कर दो तो कितना आ गया 125 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि यदि एक बारंबारता सारणी में या तो प्रथम वर्ग की निम्न सीमा या फिर अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा एक निश्चित संख्या नहीं देती है तो वर्गों को क्या कहा जाता है। तो देखो दो टाइप के ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं, एक ये होता है इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं और एक बड़ा ब्रैकेट होता है इसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। मान लो मैंने नेचुरल नंबर में लिखा कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर शामिल करने हैं और वही चीज़ इसमें भी लिखी 1 से लेकर 5 तक शामिल करने हैं। तो जब हम पहले वाले ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 2, 3 और 4 की, बस इतना ही इसमें शामिल किया जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे हम तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 1 भी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ हुआ क्या, अगर हम स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल है, और अगर हम पहले और लास्ट वाले को शामिल नहीं करते हैं तो वो ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल वाला हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, तो उसमें कहा है किसी एक सतत प्रकार के वर्ग अंतराल में दो वर्ग अंतराल हैं, एक 0 से 10 और 10 से 20। यदि कोई छात्र 10 अंक प्राप्त करता है तो उसे किस वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। क्यों है, आपने देखा होगा जब हम कोई टेबल डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उसमें हम अंतराल रखते हैं, मतलब जैसे 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30 तक, है ना? ऐसे ही 30 से लेकर 40 तक, और फिर हम यहाँ पर छाँट कर उनकी टेबल फॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब हम 0 से लेकर 10 तक लेंगे ना, तो इसमें हमें वो नंबर्स लेने होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ होंगी। और फिर जब हम उससे अगला वाला लेते हैं तो इसमें 10 से लेकर 19 तक के नंबर शामिल किए जाएँगे। फिर इसमें 20 से लेकर 29 तक के, और फिर इसमें 30 से लेकर 40 तक के। इस तरह से इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि एक छात्र के कितने अंक हैं? 10 अंक। तो 10 किसमें शामिल होंगे? दूसरे वाले में। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, तो इसमें ये कहा गया है कि कथन फर्स्ट में आपसे कहा है कि डी ए और सी से लंबा है। भाई ए को बना लेते हैं और सी को बना लेते हैं, इनसे बड़ा कौन है? डी है। तो पहले वाले से तो हम नहीं बता सकते कि टोटल मतलब सबसे बड़ा कौन है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें बाकी दो के बारे में तो पता ही नहीं, वो ऊपर आएंगे या नीचे, है ना? फिर सेकंड को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें कहा है कि बी जो है वो ई से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। अगर डी से बड़ा है तो ई सबसे ऊपर आएगा, है ना? अब ए और सी यहाँ पर आए, सी नीचे आए या ए ऊपर आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, और सबसे लंबा कौन है? ई। इसका मतलब मैंने फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को यूज़ किया और अपना आंसर दे दिया। तो कथन का आंसर देने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। तो इसमें हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक अभिकथन है और एक कारण है। तो अभिकथन में कहा गया है कि कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस वैश्विक तापन का कारण बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कल की वीडियो में भी कि जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है वो दो ही गैसें हैं, एक मीथेन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब पहला तो ठीक है। फिर कहा है कि मीथेन एक भारी गैस है और यह वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में जमा होती। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा, एजर्शन सही है और रीज़न उसका गलत है। और ऐसा हमें कौन-सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखो, तो यहाँ पर आपसे मिरर इमेज के बारे में पूछा है। तो आप ये जानते ही हो कि यहाँ पर एम आएगा, ए ऐसे ही बनेगा, एल इधर साइड में बनेगा। ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे ना, ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए, है ना? देखो एल के बारे में अगर हम देखें तो एल यहाँ पर जैसे था वैसे ही बना हुआ है, इसका मतलब बी तो नहीं है। यहाँ पर एल को देखो, यहाँ उल्टा बना है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो सी भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी नहीं बना हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जब भी कभी आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को करो तो अल्फ़ाबेट के ना मिरर इमेज बनाने की और वाटर इमेज बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि पेपर में जल्दी से ये सॉल्व करने के लिए ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, तो उसमें ये कहा है कि 49 से लेकर 121 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखो मैंने ये आपको सिखाया है कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और फिर बताया है कि 50 से लेकर 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो यहाँ से हमारी आधी मुश्किल तो सॉल्व हो गई। हम ये कहेंगे कि 50 से लेकर 100 तक जो आएंगे वो टोटल 10 प्राइम नंबर्स होंगे। बाकी के गिन लेते हैं। तो 101 भी प्राइम है, फिर इसके बाद में 103 प्राइम है, फिर 107 प्राइम है, फिर इसके बाद में 109 भी प्राइम है, और फिर इसके बाद में 113 प्राइम है। क्योंकि हमसे कहा है 121 तक, तो बस यही हो गए। मतलब 1 2 3 4 और एक 5, 5 यहाँ से मिले, 10 पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए? 15। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 64 को देखो, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा।
अगर गणित जो है वो तर्क से संबंधित है, तो विज्ञान किससे संबंधित है? एक्सपेरिमेंट से, यानी कि प्रयोग जो है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखो, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से असमान युग्म हैं, ठीक है? असमान युग्म का मतलब जो मैचिंग नहीं कर रहा है। आयतन की यूनिट लीटर होती है, ये बात सही है, और समय जो है वो सेकंड में नपता है, ये भी ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका गलत है, तो डी हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए 66 को, तो उसमें ये कहा है कि हाइट को अगर हम कोड कर रहे हैं 35 से और लोअर को कोड कर रहे हैं 53 से, तो हम गेट्स को किससे कोड करेंगे? तो इसके लिए आपको लेटर्स के प्लेस ज़रूर याद होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ लिखा है HIGHT हाइट, ठीक है? तो आप ये देखो कि H जो है 8 होता है, और G जो है वो 7 होगा, और T जो होगा वो 20 होगा। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, मतलब मैंने I को और H को छोड़ दिया है, तो यहाँ से मुझे 35 मिल जाएगा, जो कि इसका कोड है। ऐसे ही देखो लोअर में हम ये करें तो LOWER, इसमें सबसे पहले का 12 हो गया, W होता है 23 पर, और R होता है 18 पर। अगर इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो मुझे 53 मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही गेट्स के लिए हम क्या करें? तो गेट्स में सबसे पहले G 7 होता है, और T 20, और S होगा 19। तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो 19 और 7 26, और 26 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 46, यानी कि 46 जो है वो इसका आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, तो उसमें कहा है कि 12 प्लस 2 का मतलब है 6। इसका मतलब क्या है? 2 से मैंने 12 को डिवाइड कर लिया तो 6 मिल गया। ऐसे ही 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है डिवाइड, और उसी के बेस पर आप इसे सॉल्व करो। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता है कि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब तो डिवाइड है, और 7 से मैं 35 को डिवाइड करूँ तो 5 आएगा। फिर प्लस कितना है? 150। इस 5 से इसको डिवाइड कर लो तो कितनी बार कट जाएगा? ये 30 टाइम्स। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो डी ही करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, तो उसमें ये कहा गया है कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट ग्रुप जो है वो प्राइम नंबर्स का ग्रुप है, सेकंड वाला जो है वो भी प्राइम नंबर्स हैं, और थर्ड वाला जो है वो भी प्राइम नंबर्स हैं। बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए जो ग्रुप डी है वो प्राइम नंबर्स का ग्रुप नहीं है। तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, तो 69 में आपसे ये कहा गया है कि कुछ मेज जो हैं वो टीवी हैं, और कुछ टीवी रेडियो हैं। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न 4 निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष सही होगा? तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमें रिलेशन दिया किस-किस में है? तो मेज में और रेडियो में दिया है। तो मेज और रेडियो मुझे दिख रहा है कि पहले में मेज है और दूसरे में रेडियो है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे टीवी से टीवी को कट करना पड़ेगा, जो कि कट नहीं होगा क्योंकि दोनों के साथ ही क्या है? सम लिखा है। ये कट होगा नहीं, तो मेज और रेडियो में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरे वाले को देखो, इसमें कहा है रेडियो और टीवी। अब रेडियो और टीवी तो मुझे सिर्फ दूसरे में दिख रहा है, तो क्या मैं इसे सभी के साथ पढ़ सकता हूँ? तो कुछ वाले स्टेटमेंट्स को हम दोनों ही साइड से सभी के साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर इसके बाद में टीवी और मेज देखो, तो टीवी और मेज मुझे पहले वाले में दिख रहा है, तो क्या मैं टीवी से मेज की तरफ इसे सभी के साथ पढ़ लूँ? तो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ वाले स्टेटमेंट को हम दोनों ही साइड से सभी के साथ नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? कोई नहीं, मतलब ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, तो उसमें कहा है वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता है। तो हम क्या कहेंगे? तैरना जो है वो डिफरेंट है। सुनना, टहलना और चढ़ना ये सारे एक स्किल हैं, और तैरना जो है वो अलग स्किल है। तो इसलिए हम बी ऑप्शन इसका मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को देखो, तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो शब्द हैं इनको तार्किक क्रम में लगाना है। अब तार्किक क्रम में कैसे लगाएंगे? देखो, पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश और फैसला। सबसे पहले आपको अपराध करना पड़ेगा, और अपराध करने वाले हमारे पास सिर्फ कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन। इसका मतलब बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। जब आपने अपराध किया तो अपराध के बाद सबसे पहले आपको पुलिस पकड़ लेगी, है ना? तभी तो आपके न्यायाधीश के पास पेश किया जाएगा या सजा मिलेगी। तो पहले आपको पुलिस ने पकड़ा, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब इसमें ये देखो कि 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो 2 पहले होगा या 4 पहले? पहले सज़ा दी जाएगी या पहले न्यायाधीश के पास जाएँगे? तो आप कहेंगे पहले न्यायाधीश के पास जाएँगे, क्योंकि डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 72 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 2 + 3 का मतलब है 13, और 3 + 4 का मतलब है 25, तो 4 + 5 का मतलब क्या होगा? तो देखो यहाँ लॉजिक क्या है, 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ और +3 का भी स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या काम करो,
4 का स्क्वायर कर दो और प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखो तो इसमें कहा है कि जेब्रा को हम कोड कर रहे हैं इससे, और ये देखो बड़ा आसान सा कोड है। जेड जो है वो 26 पर होता है, ई जो है वो 5 पर होता है, बी जो है वो 2 पर होता है, ऐसे ही आर 18 पर होगा और ए जो है वो 1 पर होगा। मतलब जो लेटर के प्लेस है ना डायरेक्ट ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब एल जो है वो 12 होगा, आई जो होगा वो 9 होगा, ओ जो होगा वो 15 होगा और एन जो होगा वो 14 होगा। और ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखो तो इसमें कहा है कि सिलेंडर जो वर्ड आपको दिया हुआ है, अगर उसको हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगा दें सभी अक्षरों को, तो सबसे प्रथम अक्षर से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा होगा? तो प्रथम अक्षर क्या है? सी है, और सी से सबसे ज़्यादा दूर क्या होगा? वाई ही होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखो तो इसमें ये कहा गया है कि प्लस का अर्थ है घटाना और डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा। तो आपसे पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो अगर हम पहले वाले को ट्राई करें तो यहाँ लिखा है 8। अब देखो डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया 44। फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, तो 5 आ गया। और प्लस 25, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो यानी कि 25। अगर इसको सॉल्व करके 203 आ गया तो यही सही होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, है ना, और माइनस की 25। ये वाला और ये वाला दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 228। और इसमें से 25 अगर हम माइनस करेंगे तो 203 बचेगा। इसका मतलब पहला वाला ही जो है ना वो सही आंसर है, तो ए ही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 को देखो तो इसे हम बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर सकते हैं। 5 तिया 15 और 7 105, यानी कि 105। माइनस ये वाला 2 ऐसे ही रहने दो और पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो 6 माइनस 3 यहाँ से 3 मिलेगा, और यहाँ हो रहा है 4 का स्क्वायर 16। अब 16 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? माइनस के 13। और उसका जो माइनस है वो बाहर वाले टर्म के इसको प्लस कर देगा, या फिर ऐसे कहो -13 में यहाँ लिख देता हूँ। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 105 माइनस 13 टू जा 26, यानी कि प्लस 26 और प्लस 1, तीनों को हम प्लस कर देंगे तो 6 5 11 और 1 12, 26 और 1 27, 27 और 5 होते हैं आपके 32, यानी कि 132 जो है वो इसका आंसर होगा। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखो तो इसमें ये कहा गया है कि विजयी होने के बाद में विनम्र रहें। अब देखो ये एक प्रकार का सजेशन है, सजेशन या सलाह कह लो। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी जीत होती है तो आपको तभी भी पोलाइट रहना चाहिए। मतलब लेट अस सपोज आपकी जॉब लग जाती है तो नौकरी लगने के बाद में भी आपको कैसा रहना है? पोलाइट रहना है। तो देखो इसमें पहली धारणा क्या है? बहुत से लोग विजयी होकर विनम्र रहते हैं। अब देखो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? बहुत से लोग नहीं रहते हैं, इसके बारे में हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि सारे के सारे रहते हैं? तो इसलिए पहला तो गलत होगा। अब सेकंड वाले देखो, सामान्यतः लोग विनम्र नहीं रहते। जनरली लोग घमंड उत्पन्न करते हैं, मतलब जीत होने के बाद में उनमें थोड़ा प्राउड होने लगता है। नौकरी आपकी लग गई तो आपको थोड़ा घमंड फील होने लगेगा। तो वो जो चीज़ है वो सही है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो सही है और फर्स्ट वाला वो गलत है। तो इसका आंसर हम देंगे कि केवल सेकंड जो है वो धारणा अंतर्निहित है। हालाँकि घमंड होना किसी भी व्यक्ति के लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है, बट हमेशा याद रखना आप कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन आपके ऊपर एक सुप्रीम पावर ज़रूर होगी। इसके बाद देखिए 78 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 1 से 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो न केवल 4 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी शामिल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको करा दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। और ये कौन-कौन से नंबर्स हैं? देखो, एक तो 4 होगा, फिर इसके बाद में सीधे 24 होगा जो 4 से कटेगा, क्योंकि उसके अंदर मुझे 4 भी चाहिए। फिर उसके बाद में 40 है, फिर 44 होगा, फिर 48 होगा, फिर इसके बाद में 64 होगा और फिर उसके बाद में 84 होगा। ये 7 नंबर्स हैं जो 4 से कटते हैं, और देखो इन सब में आपको 4 भी दिख रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए 79 को, तो उसमें कहा है कि आपको निजी सचिव को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। उसमें से निम्नलिखित में से कौन-सा अति महत्वपूर्ण गुण पर आप विचार करेंगे? तो वो एक अच्छा स्टेनोग्राफर होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, तो उसमें कहा है कि एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से कौन-सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? अब नहीं बनाया जा सकता वही नहीं बनेगा जिसके अल्फ़ाबेट जो है वो इसके अंदर ना अवेलेबल हो। तो आप मैंगो को देखो, इसका जी जो है वो इसके अंदर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसे भी देखना कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। बाकी इस वीडियो के क्वेश्चंस में किसी में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी सेट के साथ।